हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने डिटेल में सॉल्यूशन किया था। और आज जो है ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। तो फ्रेंड, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें, वहां पे जो हम लोगों ने डिटेल में सॉल्यूशन किया था। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि which IS कोड इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस। ठीक है, सीजनिंग के लिए जो है कौन सा IS कोड को हम लोग जो है फॉलो करते हैं, किसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सीजनिंग जो है टिम्बर का करते हैं। ऑप्शन ए में जो है IS 1141 1958। ऑप्शन बी जो है IS 1708 1969। ऑप्शन सी जो है IS 4970 1973। ऑप्शन डी जो है IS 399 1963। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IS 1141 1958। ठीक है, इसके अलावे जो 399 है 399 1963 यानी कि 399 1963 जो है, ये जो हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल टिम्बर्स एंड देयर जोनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो है इस IS कोड को फॉलो करते हैं। उसके बाद IS कोड जो है 4970 1973। तो इसका जो हम लोग जो है यूज इस IS कोड का जो करते हैं वो करते हैं की फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमर्शियल टिम्बर के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 51 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि द फॉर्ग ऑफ द ब्रिक इन ए ब्रिक मैसोनरी इज कीप्ड ऑन। जो फॉर्ग होता है वो जो ब्रिक मैसोनरी में जो होता है वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? बॉटम फेसेस में, टॉप फेसेस में, आउटर साइड ऑफ द वॉल या फिर इनर साइड ऑफ द वॉल। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि टॉप फेस पे। टॉप फेस पे ये होता है और उसको जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो बॉन्डिंग होगा, मतलब जो ब्रिक मैसोनरी का जो बॉन्डिंग होगा, मतलब वन लेयर और जो दूसरा लेयर होगा, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा उसके लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे शेयर जनरेट हो। ठीक है, यानी कि द डिस्पर्सन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड फॉग। ठीक है, इन ब्रिक्स the mortar is filled in the frog while lying the brick in masonry work to help in bonding and acting as a shear key against horizontal loads। ठीक है, वो एज ए मतलब शेयर की जैसा है, वो एक्ट करता है। ये ब्रिक होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये टॉप सरफेस पे यहाँ पे जो होता है कुछ जो ब्रांड होते हैं उनके भी नाम लिखे रहते हैं यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, और वो जो है यहाँ पे ये मटेरियल सीमेंट जो होता है वो फिर मोटार जो होता है वो फिल हो जाता है। ठीक है, तो वो एज ए शेयर की भी जो है वो वर्क करता है। तो वो जो होता है कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हम लोग? टॉप सरफेस में प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। ठीक है, सीमेंट का जो फाइनेस होता है वो किसके मदद से हम लोग जो है किसके मदद से हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं? ठीक है, टेस्ट करते हैं। ठीक है, फाइनेस टेस्ट जो होता है, ऑप्शन ए एयर कंटेंट मेथड, ऑप्शन बी एयर परमेबिलिटी मेथड, ऑप्शन सी ली चार्टियर मेथड या फिर ऑप्शन डी विकेट एपरेटस। तो फ्रेंड, जो फाइनेस टेस्ट हम लोग करते हैं सीमेंट का वो हम लोग दो मेथड से करते हैं। ठीक है, पहला मेथड हमारे पास होता है बाय सीविंग, मतलब सीविंग के थ्रू हम लोग कर लेते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास मेथड होता है वो होता है एयर परमेबिलिटी एपरेटस। ठीक है, उसकी मदद से हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन 1 ग्राम ऑफ सीमेंट जो होता है उससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एयर परमेबिलिटी एपरेटस जो होता है उसकी मदद से। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ली चार्टियर एपरेटस जो है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं? इससे हम लोग जो निकालते हैं सॉन्डनेस। ठीक है, सॉन्डनेस निकालते हैं, सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट जो होता है वो हम इसकी मदद से निकालते हैं। और विकेट एपरेटस जो होता है इसका यूज हम लोग करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जो होता है वो हम विकेट एपरेटस जो है इसकी मदद से फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो है विकेट एपरेटस की मदद से फाइंड डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? व्हिच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास वर्क सच एज डैम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो डैम या फिर मास कंक्रीटिंग होता है, ठीक है, मास कंक्रीटिंग के लिए हम लोग इनमें से कौन सा सीमेंट का यूज करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास OPC, ऑप्शन बी जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट, ऑप्शन सी जो है हमारे पास लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट या फिर ऑप्शन डी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो फ्रेंड, इसमें जो हम लोग मास कंक्रीटिंग के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, जो डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं हम लोग करते हैं कौन सा? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये सीमेंट जो होता है, मतलब ये लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि ये जो होता है इसमें जो होता है C3A और C3H का जो परसेंटेज होता है उसको हम लोग कम कर देते हैं और C2H जो होता है, ठीक है, उसकी परसेंटेज को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमको मास कंक्रीट वर्क लाइक एबटमेंट्स, रिटेनिंग वॉल, डैम्स, ETC यदि कुछ भी ऐसा बनाना होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको जो है हीट जो होता है यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मतलब जो वेयर द रेट एट विच द हीट कैन बी लॉस्ट एट द सरफेस इज लोअर देन एट विच दैट
हीट इज इनिशियली जनरेटेड, ठीक है। तो इट हैज लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज प्रैक्टिकली द सेम एज द ओपीसी, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसी की जैसा होता है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है कि पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना जो सीमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इट कैन बी प्रोड्यूस आइदर बाय ग्राइंडिंग टुगेदर पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स एंड पोजोलाना विथ द एडिंग ऑफ जिप्सम। जब ये सब मिक्स करके हम सीमेंट के साथ इसको ग्राइंडिंग कर देते हैं, उसके बाद जो हमको सीमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना। जो इसमें पोजोलानिक मटेरियल जो होता है, जो राइस हस्क वगैरह होता है, वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और ग्राइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ओपीसी जो हमारा जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये जो होता है इट इज यूज्ड इन जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वेयर देयर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट इन द सॉइल और इन ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये जनरली हम मतलब सबसे ज्यादा यूज जो है यही करते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, वो ओपीसी का ही होता है। देन उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है? तो जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है मतलब इट इज वेरी डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है इसका कंपोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है, मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं तो उसमें लाइमस्टोन, बॉक्साइट, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हाई एल्यूमिना कंटेंट जो होता है वो मिक्स कर लेते हैं। तो इसका जो यूज हम लोग करते हैं, ये सीमेंट का जो मेन प्रॉपर्टीज होता है वो होता है, ये सीमेंट का जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है अप्रॉक्स 4 आवर होता है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 5 आवर होता है, ठीक है। यानी कि हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है ज्यादा देर में सेट होता है, मतलब जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है 4 आवर्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है यानी कि और जो सीमेंट होता है उसके कंपेयर में जल्दी, ये नहीं कि फाइनल जो स्ट्रेंथ होता है इसका जल्दी गेन करता है, ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। ये कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें जो है एल्यूमिनियम का परसेंटेज हो ज्यादा होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पे हमको अर्ली जो है रिमूवल करना होता है, फॉर्म वर्क वगैरह जो होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि व्हेन ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इज इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर वेट मोर देन, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास का जो ब्रिक होता है वो जो है मतलब वाटर जो है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है, जब उसको हम लोग वाटर में रखते हैं तो कितना जो है, किससे मतलब कितना मैक्सिमम कितना ज्यादा वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारा फर्स्ट क्लास का जो ब्रिक होगा। फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है 20%, यानी कि जो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक हमारे पास होगा वो 20% से ज्यादा जो है उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई ब्रिक फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, 22.5% फॉर सेकेंड क्लास ब्रिक होता है और 25% फॉर थर्ड क्लास ब्रिक होता है, ठीक है। इसको हम लोग जो क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं वाटर में जो है 16 आवर के लिए, तो इससे ज्यादा वेट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए वाटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 56, क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है कि फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो इज, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो है कितनी हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो हमको यहाँ पे होते हैं टोटल वाटर की जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 38 to 40% के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि सीमेंट जो होगा वो 23% के आसपास जो वाटर जो होगा वो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए लेता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है 15% के आसपास वाटर जो होता है वो वॉइड्स जो होते हैं, वॉइड जो प्रेजेंट होता है उसको, यानी कि अबाउट 15% ऑफ वाटर इज एंटर्ड इन द वॉइड्स ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो होता है जो 15% वाटर होता है इट इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस, ये हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन टोटल कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 38 to 40% के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो देख रहे हैं सी, यानी कि मोर देन 35% बट लेस देन 45%, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क इज, ठीक है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी जो है 30%, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 30% जो है हमको जो अप्रॉक्सीमेट जो होता है ड्राई सीमेंट मोटार हमको रिक्वायर्ड होती है वो जो होता है अप्रॉक्स 30%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड ड्राई सैंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 1 cubic मीटर ऑफ वेट सीमेंट मोटार ऑफ 1:5 प्रोपोर्शन इज, ठीक है। यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि 1:5 का जो कंक्रीट बनाना है उसमें हमको कितना जो है सीमेंट लग जाएगा और कितना जो है हमको सैंड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 1 cubic मीटर जो हम लोग मोटार तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि 1 cubic मीटर के लिए हमको 1 मीटर क्यूब के लिए जो हमको ड्राई जो चाहिए, मतलब 1 cubic मीटर वेट सीमेंट मोटार के लिए हमको जो है कम से कम 1.25 मीटर क्यूब जो हमको क्या चाहिए, ड्राई मोटार चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 cubic मीटर हम लोग जो वेट सीमेंट मोटार बनाने के लिए हमको ड्राई जो चाहिए 1.25 मीटर क्यूब कम से कम चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इतना चाहिए। उसके बाद हमको जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है 1:5 का, तो 1 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो जब हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1.25 डिवाइडेड 6, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आता है वैल्यू आता है वो आता है 0.208, ठीक है, 208। तो 208 आया, ठीक है।
यानी कि जो हमारे सीमेंट का जो है क्या है, कितना प्रोपोर्शन है, वन सीमेंट का और जो है 5 पार्ट जो है ये सैंड का है, ठीक है। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2.208 हम कर देंगे तो हमारे पास वही मिलेगा 0.208, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 kg बैग में 1 kg बैग के अंदर कितना होता है, 50 kg होता है, मतलब 1 बैग में कितना होता है, 50 kg सीमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे, यानी कितना kg सीमेंट हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे 0.208 इंटू 50, यानी कि 50 kg अपॉन इसका जो डेंसिटी 0.0347, ठीक है। इससे जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 300 kg, यानी कि 300 kg हमको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है। और सैंड कितनी चाहिए, तो सैंड हमको चाहिए कितनी, यानी कि सैंड की क्वांटिटी हमको कितनी चाहिए, 0.208 आया था, इंटू हम 5 कर देंगे क्योंकि 5 पार्ट जो है सैंड का था, तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.042 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कि 300 kg और जो है हमारे पास 1.04, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास 300 kg ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो हम यदि करेंगे तो ए ऑप्शन मतलब जो है करीब करीब इसके आसपास आ रहा है, तो हो सकता है एक करेक्ट हो, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा सीमेंट का वैल्यू आ रहा है 300 kg और जो सैंड आ रहा है वो आ रहा है 1.042 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो बता चुके हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 59 में क्या है, इन सीमेंट, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि इन सीमेंट्स जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 days to 28 days इज ड्यू टू, मतलब किसके कारण, ये जो केमिकल्स दिए इसके कौन से केमिकल्स के कारण जो है स्ट्रेंथ जो है वो 14 days से 28 days के बीच में जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो देख लेते हैं C3A, ऑप्शन बी C3S, ऑप्शन सी C2S और ऑप्शन डी जो है C4AF। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि C3S की हम परसेंटेज यदि बढ़ा देते हैं तो हमको अर्ली स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। 14 days to 28 days में यदि स्ट्रेंथ हमको अर्ली चाहिए तो हम क्या करते हैं, C3S का जो परसेंटेज होता है वो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट जो होगा बोथ C3H एंड C2S जो होता है कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जो होता है C3S होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, द ग्रेड ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग सीमेंट मोटार और प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट टू सैंड, ठीक है। हम लोग जो मतलब टेस्टिंग के लिए जो यूज करते हैं मोटार का, वो कौन से मोटार का यूज करते हैं, तो हम लोग जो करते हैं वो करते हैं 1:3 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि एज पर IS कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्क्रीट शुड बी क्योर्ड एट, ठीक है। जो हम क्यूरिंग करते हैं कंक्रीट का वो कितने डिग्री पे करते हैं, ठीक है। एज पर IS कोड ऑफ प्रैक्टिस कंक्रीट शुड बी क्योर्ड एट, तो कितना हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, यानी कि 27 डिग्री सी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0.75 या ऑप्शन डी 1। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, तो रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट लाइज बिटवीन जो होता है 0.48 से लेकर 0.63, तो एवरेज इसको हम लोग ले लेंगे 0.5, ठीक है। सो रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ वुड अप्रॉक्सीमेटली जो हो जाता है 2 के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days इज, ठीक है। वो कितना होता है, तो जो होता है 7 days और 28 days पे जो होता है वो 2/3 यानी कि 65% आसपास होता है, 2/3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वर्केबल RC ऑफ मिक्स 1:2:4 बाय वेट व्हेन वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.6 एंड यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इज 2400 kg पर मीटर क्यूब। तो हमको वाटर की इसमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग वाटर जो कैलकुलेट करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, तो सीमेंट की क्वांटिटी जब हम लोग निकालेंगे CQ यानी कि सीमेंट की क्वांटिटी, तो कैसे लिख सकते हैं, इसका जो प्रोपोर्शन है 1:2:4 यानी कि 1 + 4 + 2 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/7 सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे क्योंकि 1 पार्ट में सीमेंट है, ठीक है। तो 1/7 मतलब टोटल में 1 पार्ट सीमेंट है, ठीक है। तो 1/7 इंटू इसका जो हमारे पास जो यूनिट वेट था 2400, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको जो ऑप्शन मिलेगा वो मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 342.86 kg, ठीक है। इतना सीमेंट है, ठीक है। तो हमको कितना वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो हमको वाटर की रिक्वायरमेंट जो होगी, वाटर की क्वांटिटी WQ निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 0.6 इंटू, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.6 का है, तो 0.6 इंटू 342.86, यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट किए तो वैल्यू हमारे पास आया 205.7 kg, ठीक है आता है। तो इसको जो हम लिख सकते हैं कितना लीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो 205.7 लीटर, ठीक है।
तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारा मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, फॉर ए गिवन मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज 0.25, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटीज। हमारे पास यहाँ पे जो है यंग्स पॉइजन रेशियो यानी कि म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू 0.25 और यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक जो है रिलेशन मिलता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं रिलेशन होता है ई इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा ई इक्वल टू जो होता है क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ जी इनटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, 1 प्लस म्यू होता था, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे ई अपॉन जी, क्योंकि हमको ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो है रेशियो होगा कितना होगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू जी ई अपॉन जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस म्यू लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई बाई जी जो होगा रेशियो होगा, इससे हम सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0.25, यहाँ से जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो 2.5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर एट ए पॉइंट इन ए बॉडी व्हेन द इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ऑप्शन सी फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 ये कहता है कि स्लम्प एंड कंपैक्शन फैक्टर आर 2 डिफरेंट मेजर ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है, स्लम्प फैक्टर और कंपैक्शन जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है। फॉर स्लम्प ऑफ 0 to 20 व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेंज ऑफ कंपैक्शन फैक्टर। ठीक है, यदि स्लम्प की वैल्यू किसी कंक्रीट का यदि 0 से 20 के रेंज में है तो उसका जो होगा उसके इक्विवेलेंट जो होगा कंपैक्शन फैक्टर जो होता है वो कितना होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं स्लम्प वैल्यू जब 0 से 20 के बीच में रहेगा तो कंपैक्शन फैक्टर जो होगा उसके इक्विवेलेंट जो होता है 0.78 के आसपास होता है। ठीक है, 0.78 के आसपास होता है, और इस रेंज का जो हमारे पास वर्केबिलिटी आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरी लो वर्केबल सीमेंट। ठीक है, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट होता है ये। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0.7 से लेकर 8 तक इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.78 होता है। ठीक है, तो 0.7 से 0.8 है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल इज। ठीक है, इसका जो कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। जब हम बात कर लेते हैं इसी में कि जो हमारे पास जब अर्थोट्रॉपिक मटेरियल जो होगा ना उसके लिए जो होगा इंडिपेंडेंट इलास्टिक जो होता है कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और जब हमारे पास नॉन आइसोट्रॉपिक होगा तो उसके लिए जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक होता है वो होता है 21। ठीक है, और होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल है ये हमारे पास, तो उसके लिए जो है इंडिपेंडेंट इलास्टिक जो है हमारे पास 2 है, यानी कि ई और कौन है दूसरा म्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, यानी कि आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल के लिए जो होता है 2 होता है म्यू एंड ई होता है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन में रहता है कि अर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कितना होता है इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, तो उसके लिए होता है 9। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में ये रहता है कि नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल उसके लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, तो उसके लिए जो हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 क्या कहता है, एन ओवरहैंगिंग बीम ऑन बोथ साइड इज एक्टेड अपॉन बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है किलोन्यूटन पर मीटर थ्रू आउट, ओवरहैंगिंग ऑन ईच साइड इज L1 मीटर एंड क्लियर स्पान इज L मीटर। फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट इक्वल टू द निगेटिव मोमेंट व्हाट इज द रेशियो ऑफ L1 to L। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारा जो होगा यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव एंड मैक्सिमम पॉजिटिव बाइंडिंग मोमेंट जो होगा इक्वल होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे WL1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं WL स्क्वायर अपॉन 8 माइनस WL1 का स्क्वायर अपॉन 2। जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से तो हमको जो L1 की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा L अपॉन 2√2। ठीक है, जब हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा वैल्यू मिलेगा 0.3535 इंटू L। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर इज एक्टेड अपॉन बाय ए क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 100 किलोन्यूटन मीटर एट द सेंटर ऑफ द बीम, द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट लेफ्ट सपोर्ट इज। तो हम लोग लेफ्ट सपोर्ट में जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी क्या होगा, तो फ्रेंड ये मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में कहीं पे क्लॉकवाइज में 100 किलोन्यूटन पर मीटर का मोमेंट लग रहा था, तो ये लेफ्ट साइड में पूछा है, तो ये RA हो गया आपका, ये RB हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब RB के वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे RA इंटू ये क्या, ये जो होगा क्लॉकवाइज तो RA इंटू 10 यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए इंटू 10 प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए इंटू 10 प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम 100 को उधर ले जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर ए की वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड 10 यानी कि 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि 10 किलो न्यूटन। ठीक है, आर की वैल्यू जाएगा 10 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, शेयर स्पान इज डिफाइनेड एज द जोन वेयर बैंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, शेयर फोर्स इज 0 या फिर बैंडिंग मोमेंट इज 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही है, शेयर फोर्स जो है कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है द टोटल यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम सो इन द गिवन फिगर इज। ये हमारे पास एक जो है हमारे पास फ्रेम दिया हुआ है, इसका हम लोगों को बोला है कि टोटल जो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है उसका मतलब ये हो जाता है कि इफ अवेलेबल इक्वेशन फ्रॉम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट सफिशिएंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर कंप्लीटली, देन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ अननोन यानी कि इंटरनल फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो डीएसआई इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो हमारे पास ये क्या है, फ्रेम का केस है। ठीक है, तो फ्रेम के केस में जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो हमारे पास फ्रेम के केस में जो फार्मूला होता है यहाँ पे वो होता है 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस आर आर। इस कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग फ्रेंड, ये फार्मूला यूज करते हैं 3m माइनस जो होता है आर ई माइनस 3j माइनस आर आर। ठीक है, तो आर आर का मतलब होता है जो रिएक्शन रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो हमारा होगा टोटल रिएक्शन हो जाएगा, ये होगा 3m यानी कि m का मतलब जो है मेंबर और j का मतलब जो होता है ज्वाइंट। तो इस फार्मूले में हम पॉइंट यदि पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कितना होगा, 3 3 9। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मेंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 है, तो 3 इंटू 15 प्लस मेंबर जो है मतलब टोटल रिएक्शन जो है एक्सटर्नल वो है 9 है, माइनस जो हमारे पास ज्वाइंट है वो क्या है 3 इंटू 12 ज्वाइंट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा 18 आएगा, और जो हमारा रिलीज रिएक्शन है वो 0, कोई भी रिएक्शन रिलीज नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे होगा हमारे करेक्ट जो होगा वैल्यू होगा वो होगा कितना, 18। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट इन ए स्टील मेंबर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल में दिया हुआ है, एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव। इफ द यूनिएक्सियल टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी द मैग्नीट्यूड ऑफ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है कंप्रेसिव में। ठीक है, एट व्हिच यील्डिंग विल कमेंस इज। ठीक है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर ऑप्शन सी 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इसको जो हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, यानी कि सिग्मा 3 का मतलब हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर मिनिमम या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट करके हम सिग्मा 1 की वैल्यू कितना था फ्रेंड, सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ पे कितना था, सिग्मा 1 की वैल्यू था 200 माइनस और ये कंप्रेसिव में है तो माइनस का इसको लिख सकते हैं सिग्मा 3 अपॉन जो है यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू जाएगा सिग्मा 3 का वो आ जाएगा 50। ठीक है, 50 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 74 क्या कहता है कि if a circular shaft is subjected to torque T and binding moment M, the ratio of the maximum shear stress to maximum bending stress is given by। तो ऑप्शन ए 2m by T, ऑप्शन बी 2T by M, ऑप्शन सी T by 2M, या ऑप्शन डी M by T। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर सी, T by 2M इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ ए बीम एलिमेंट इज, ये दिया हुआ है आपको 2EI/L, और ये आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जो स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होता है आर इनवर्स होता है ऑफ ईच अदर। ठीक है, एंड बोथ आर सिमेट्रिकल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम जब निकालेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स का तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2EI अपॉन L इंटू 3, यही लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होने के बाद हो जाएगा आपका 6EI अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L अपॉन 6EI लिख सकते हैं। ठीक है, L अपॉन 6EI। ठीक है, और ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 क्या कहता है, द टोटल डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी
फॉर द प्लेन फ्रेम सो इन द फिगर इज गिवन बाय। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो होता क्या है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जो होगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला अवेलेबल होता है इसके लिए, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है, मतलब डीके निकालने के लिए डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इक्वल टू होता है, मतलब इस केस में फ्रेम के केस में जो होता है वो होता है 3J माइनस RR माइनस का M। ठीक है, ये होता है, तो इसमें से हम पुट कर देंगे। इसमें आप काउंट कर लीजिए, मेंबर जो है 15 नंबर ऑफ मेंबर है। उसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन है वो 9 है, यानी कि 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। ठीक है, और जो रिएक्शन जो रिलीज कर रहा है, ठीक है, वो 0। ठीक है, तो M की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे कितना, 3 इंटू 15 नंबर ऑफ मेंबर है माइनस का 9, यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 36, यानी कि इसमें जो ऑप्शन 36 है वो करेक्ट है। इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी जो होगा वो 36 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है, द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन ट्रस के केस में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा कितना होगा काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं वो डीके इज टू क्या लिख सकते हैं, 3J माइनस का RE। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा 11। ठीक है, इस फार्मूला पुट करेंगे तो 11, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 क्या कह रहा है कि ए प्रॉप्ट कैंटिलीवर ऑफ स्पान L कैरीज ए वर्टिकल concentrated load at the mid span if the plastic moment capacity of the section is MP the magnitude of the collapse load is। तो फ्रेंड जब हमारा ये केस होता है और ये प्रॉप्ट कैंटिलीवर वाला जो केस होता है, तो उस केस में जो हमारे पास जो कोलैप्स लोड आता है वो आ जाता है कितना, 6 MP अपॉन L। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इसको हम लोग यदि एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस MP इंटू थीटा माइनस MP इंटू थीटा माइनस MP इंटू थीटा। ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं, PL अपॉन 2 इंटू थीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू हमारा आ जाएगा 6 MP अपॉन L। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर ए कंपैटिबल डिफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इंटरनल फोर्सेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इंटरनल फोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मतलब स्ट्रक्चर विच आर हाईली काइनेमेटिकली डिटर्मिनेट रिप्रेजेंट मतलब कन्वीनिएंट स्टार्ट point for the analysis of a structure by the stiffness method। तो in the flexibility method the primary structure is the release from where unknown action either internal or external have been released। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इंटरनल फोर्सेज जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, 80 क्या कह रहा है कि द फिगर शो ए सिंपली सपोर्टेड बीम PQ of uniform flexural rigidity EI carrying 2 moment M and 2M द स्लोप एट P विल बी। ठीक है, यहाँ पे जो है बोल रहा है कि स्लोप यहाँ पे M लग रहा है और यहाँ पे 2M का मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लोप जो होगा P के ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज पता है कि जब हम इसको कंजुगेट बीम मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या है, सपोर्ट एट P ऑफ रियल बीम उतना ही हो जाएगा शेयर फोर्स एट सपोर्ट P ऑफ कंजुगेट बीम। ठीक है, जितना स्लोप होगा रियल बीम का उतना ही होगा कंजुगेट बीम का शेयर फोर्स P के ऊपर। ठीक है, या फिर स्लोप एट सपोर्ट P ऑफ रियल बीम या उतना ही होगा रिएक्शन एट P ऑफ कंजुगेट बीम। ठीक है, तो स्लोप ऑफ जो होगा स्लोप एट सपोर्ट P ऑफ रियल बीम जो होगा ML अपॉन 6 EI होता है। ठीक है, ML अपॉन 6 EI, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी इज करेक्ट, ML अपॉन 6 EI। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 80 है, डिटरमाइन ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर सो इन फिगर इफ ग्रेड ऑफ स्टील इज इतना। ठीक है, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसा क्वेश्चन है तो उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने में 10-15 मिनट लग सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो हम डिटेल में एक अलग से बना के हम दे देंगे आपको। ठीक है, इसमें ब्लॉक शेयर का मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ब्लॉक शेयर का मतलब ये हो जाता है कि शेयर प्लस टेंशन, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हो रहा होगा तो वहाँ पे हम क्या होता है, ब्लॉक शेयर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो होता है कैलकुलेट करेंगे क्या, जो है शेयर के लिए कैलकुलेट करेंगे एरिया, फिर हम जो है टेंशन के लिए यानी कि नेट एरिया मतलब ग्रॉस एरिया शेयर के लिए, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट एरिया शेयर के लिए, फिर अगेन कैलकुलेट करेंगे नेट एरिया टेंशन के लिए, फिर ग्रॉस एरिया टेंशन के लिए। उसके बाद हमारे पास जो होता है एक फार्मूला होता है। ठीक है, उसमें हम लोग पुट करते हैं उसका वैल्यू, जैसे कि TD1 TDB1 और TDB2। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला जो होता था आपका AVJFY अपॉन √3 गामा M नॉट प्लस 0.9 ATN FU अपॉन गामा ML पहला हो गया, और दूसरा फार्मूला हमारे पास होता था इसमें कि ATGFY अपॉन गामा M नॉट प्लस 0.9 AVN FU अपॉन √3 गामा L। इन दोनों फार्मूले में से जो भी हमारे पास जो जिसका भी वैल्यू आएगा, ठीक है, मिनिमम आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू एंड शेयर, एवरेज वैल्यू एंड टेंशन, और जो है यहाँ पे नेट वैल्यू एंड शेयर और नेट वैल्यू एंड टेंशन कैलकुलेट करेंगे और उसमें पुट कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 216.49 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 क्या कह रहा है कि एज पर IS 800/2007 द क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर कैन रीच द यील्ड स्टेज बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू फेलियर ऑफ लोकल बकलिंग इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो ऐसे मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो हो जाता है सेमी कंपैक्ट सेक्शन होता है। ठीक है, यानी क्लास 3 के अंदर जो है सेमी कंपैक्ट सेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि ए स्टील मेंबर, क्वेश्चन नंबर 83 आप देख सकते हैं, ए स्टील मेंबर M हैज रिवर्सेबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड where another member N has reversible of stress due to wind load. As per IS 800/2007 the maximum slenderness ratio permitted is। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 83 का, जो 83 आपका क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन ए जो है यानी कि लेस फॉर मेंबर M एंड डेट ऑफ मेंबर N, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम इज। ठीक है, जो हमारा सर्कुलर होगा, ठीक है, जो सर्कुलर कॉलम होगा, मिनिमम परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम इज, मिनिमम जो होगा हम कॉलम के केस में होगा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है कितना प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम करते हैं, जो मिनिमम होता है हम लोग वो तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 इसके अनुसार जो होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो होता है वो जो होता है 0.8% कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6% है ना, ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम। जो होता है मिनिमम 8% और जो मैक्सिमम होता है वो 6%, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 ये कहता है कि ए टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कॉन्साइड विथ सेंट्रॉइड ऑफ रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी कॉन्साइड विथ सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन, ऑप्शन सी रिमेन्स विद इन द फ्लैंज, और या फिर ऑप्शन डी रिमेन्स इन द वेव। तो इसका जो 85 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स विद इन द फ्लैंज। तो ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऐसे करता है, व्हिच सेक्शन टू बी कंसीडर्ड फॉर द नेट एरिया ऑफ फ्लैट। तो ये हमारा एक दिया हुआ है, प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि कौन सा सेक्शन जो हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो नेट एरिया जो कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फेलियर प्लेन जो है हमारा, फेलियर प्लेन कौन सा हो जाएगा, 1 1 5, उसके बाद 7, उसके बाद जो है 6, उसके बाद 3। तो यहाँ पे जो 1 5 7 6 3 जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार इन ए सर्कुलर कॉलम। ठीक है, कम से कम जो सर्कुलर कॉलम हम बनाते हैं उसमें मिनिमम जो है नंबर ऑफ बार जो है कितना प्रोवाइड करते हैं, तो जो है मिनिमम जो है नंबर ऑफ बार जो है सर्कुलर के केस में, जो सर्कुलर कॉलम होता है उसके केस में 6 होता है। यदि हमारा रेक्टेंगल जो होगा रेक्टेंगुलर होता, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम होता तो उसमें जो होता है 4 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गैंट चार्ट इंडिकेट। ठीक है, तो गैंट चार्ट क्या होता है, तो जो गैंट चार्ट होता है इनको इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम जो किए थे वो हेनरी गैंट। ठीक है, वो किए थे 1900 AD के आसपास में। ठीक है, तो इसका ये जो होता है ये एक पिक्टोरियल चार्ट होता है। ठीक है, इट इज ए पिक्टोरियल चार्ट। ठीक है, इसमें जो होता है 2 कोऑर्डिनेट होता है, इट हैज 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट जो होता है, जो आप देख सकते हैं, एक जो होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलेफ्ट टाइम, और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है जॉब और एक्टिविटी को। ठीक है, जो परफॉर्म हो रहा होगा जॉब और एक्टिविटी को, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो बार चार्ट होता है या फिर गैंट चार्ट होता है, तो लेंथ ऑफ बार सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, वो जो लेंथ होता है वो टाइम जो है वो इंडिकेट करता रहता है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विथ शेड्यूल प्रोग्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, ए सीरियस लिमिटेशंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन वेरियस एक्टिविटी इज जनरली ऑब्जर्व इन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए माइलस्टोन चार्ट, ऑप्शन नंबर बी बार चार्ट, ऑप्शन नंबर सी जॉब लेआउट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 90, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 500 फॉर बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ द इज। जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.43D, ऑप्शन नंबर बी 0.48D, ऑप्शन नंबर सी 0.46D, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.53D। तो जो फ्रेंड FE 500 के लिए जो हो जाता है वो हो जाता है 0.43D, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और FE 250 रहता, FE 250, तो उसके लिए जो हो जाता है फ्रेंड वो हो जाता है 0.53D, ये हो जाएगा FE 250 के लिए। यदि FE 415 दिया होगा तो उसके लिए हो जाएगा 0.48D, तो ये जो हो जाएगा 0.48D वो हो जाएगा FE 415 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 91 ये कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इम्प्लाइड इन द लिमिट स्टेट डिजाइन
इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि द स्ट्रक्चर जो होगा, द स्ट्रक्चर में फेल व्हेन, ठीक है, द लोड एक्सीड द लोड, ठीक है, पहला। दूसरा, द स्ट्रेंथ इज लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ एंड बोथ द लोड एक्सीड द डिजाइन लोड एंड स्ट्रेंथ इज लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड एक्सीडिंग डिजाइन लोड क्या हो जाएगा 5% यानी कि 0.05, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ लेस देन कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो होगा वो 5% यानी कि 0.0%, 0.05 हो जाएगा वैल्यू। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 के पावर -2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है, फ्लूइड्स ऑफ लो विस्कोसिटी आर ऑल इरोटेशनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 का था, रोटेशन ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ शेयर स्ट्रेस। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 करेक्ट, दोनों जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 जो है कि रोटेशन ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ शेयर स्ट्रेस जो है ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ओनली 2 जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 क्या कहता है, द ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड pessimistic estimate of time for an activity are 4 days, 11 days and 12 days respectively. The expected completion time of this activity is, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है दिए हुआ तीनों टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड टाइम हमारे पास पूछ रहा है, यानी कि टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते थे, टी नॉट, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस जो होता था 4 टाइम्स ऑफ जो होता था मोस्ट लाइकली, मतलब 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली जो होता था, प्लस हम लोग क्या लिखते थे, प्लस टीपी मतलब पेसिमिस्टिक अपॉन 6। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 इंटू 11, क्योंकि 11 दिया हुआ था, प्लस 12 डिवाइडेड 6। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 डेज, यानी कि 10 डेज, ठीक है। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम है वो 10 डेज का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 94, इन ए पार्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज क्रॉसपॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑप्शन डी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड पर्ट जो होता है यानी कि, ठीक है, तो पर्ट का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये जो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके ऊपर ये जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। ये जो होता है मतलब पर्ट जो होता है ये क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे जब हम लोग ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये जो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, इफ द पंप हेड इज 75 मीटर, ठीक है, डिस्चार्ज इज 0.464 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द मोटर स्पीड इज 1440 आरपीएम एट रेटेड कंडीशन, ठीक है। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इज अबाउट, स्पेसिफिक स्पीड आपको पूछ रहा है कि पंप का कितना होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि स्पेसिफिक स्पीड एनएस इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, एन रूट अंडर क्यू का मतलब डिस्चार्ज अपॉन एच के पावर 3/4। तो हमारे पास सब वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि एन का वैल्यू जो है 1440 है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, क्यू का वैल्यू जो है 0.464 है और एच की वैल्यू 75 है। जब हम लोग पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा 38.488 जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि 38.488 आता है, ठीक है, आरपीएम, ठीक है। तो जो नजदीक है वो 38 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, water flow through a 100 mm diameter pipe with a velocity of 0.015 meter per second. If the kinematic viscosity of water is 1.13 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप मटेरियल इज, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे पहले फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है मतलब स्मॉल एफ इक्वल टू 64/RE। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा फ्रेंड। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो निकालेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे RE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी कि वी जो है यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, यहाँ से गिवन था, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा फ्रेंड, वो आ जाएगा 1327.43, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू F बराबर 64/RE था उसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा आपको 0.482 नहीं 0.0480 सॉरी, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.0482। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, 96 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ए डिस्चार्ज ऑफ 1 cubic meter is following in a rectangular channel 1 meter wide at a depth of 20 centimeter. The bed slope of channel is, क्या है, माइल्ड है, क्रिटिकल है, स्टीप है, एडवर्स है। इसके लिए हमको क्या फाइंड करने के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा जो नेचुरल डेप्थ है वो जो है क्रिटिकल डेप्थ से ग्रेटर है, लेसर है या फिर इक्वल है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे,
क्यू स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर का होल जो है इसका हो जाता है कितना 1/3। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्यू का वैल्यू 1 था, जी का वैल्यू 9.8 होता है और बी का जो है 1 है। ठीक है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 0.467 मीटर। ठीक है, 0.467 मीटर। इसको जब हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 46.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि जो हमारा 46.7 सेंटीमीटर है वो क्या है, जो है ग्रेटर है 20 सेंटीमीटर से। ठीक है, यानी कि जो हमारा नेचुरल डेप्थ था उससे बड़ा है हमारा क्रिटिकल डेप्थ, यानी कि ये स्लोप जो है हमारा क्या है, स्टीप स्लोप है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, द परफॉर्मेंस ऑफ वेल इज मेजर्ड बाय इट्स। ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक एड्स, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज कोएफिशिएंट या फिर ऑप्शन नंबर डी परमेबिलिटी कोएफिशिएंट। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी इज करेक्ट। तो 98 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि if a water tank partially filled with water is being carried on a truck moving with a constant horizontal acceleration, the level of water in the tank is option A rise and fall alternatively on the front side and of the tank, option B fall on rear side of the tank, option C remain the same on both side of the tank, या फिर option D rise on the rear side and fall on the front side of the tank। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइज ऑन द रियर साइड एंड फॉल एंड द फ्रंट साइड ऑफ द टैंक इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, द फंक्शन ऑफ एन एयर वेसल इन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू ऑब्टेन। ऑप्शन नंबर ए रिडक्शन ऑफ सक्शन हेड, ऑप्शन बी राइज इन डिलीवरी हेड, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज इन सप्लाई वाटर। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड आई होप जितना सारा हम लोगों ने मतलब ही आज के वीडियो में सॉल्यूशन करवाया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम लोग जो है जल्द ही एक जो है क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए होगा, वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए होगा। यदि आप लोगों का रिस्पांस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग जल्द ही इस क्रैश कोर्स को लॉन्च कर देंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जेपीएससी से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच।